लोग हेडेक के लिए फिजिशियन के पास नहीं आते, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। स्ट्रोक होता है जब आप फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो दोनों कंट्रास्टिंग पॉइंट है। तो आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट आप फिजिशियन रखें। फिजिशियन विल लेट यू नो एंड गाइड यू कि आपको कौन से डॉक्टर के पास आगे जाना चाहिए और क्या अप्रोच रहेगी आगे। चेस्ट पेन इतना एटिपिकल हो चुका है कि उसको खुद के स्तर पर समझना मुश्किल है। मैंने तो ये सुना है कि हार्ट फेलियर का जो दर्द होता है बड़ा खतरनाक होता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आपको नॉर्मल एपिगेस्टियम पेन यहाँ पेन होगा, नॉर्मल आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ दर्द गैस का पेन है, मैंने कुछ खा लिया हुआ उसके कारण दर्द है, और कोई सिम्टम नहीं है उस पेशेंट को, ना कोई स्वेटिंग है ना कुछ है। कि आज के टाइम पे होड़ ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत मैं दिखूँ, मेरे बाल नहीं है तो मैं इस इंजेक्शन से बाल ले आऊँ, या उससे ज़्यादा गोरा दिखूँ। तो ये क्या ठीक है? और ठीक नहीं है तो अपने आप को कैसे समझाएं? देखो ये चीज़ें बिल्कुल, मैं तो इनके फेवर में नहीं हूँ, मैं तो नेचुरल चीज़ों के फेवर में रहता हूँ। नमस्कार। आज के टाइम में हर दूसरा बंदा किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है, पर क्या हमें एक अच्छी सेहत की डेफिनेशन पता है? और हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो आज हम जुड़े हैं मानवता हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर शुभम सर से, जिनसे हम जानेंगे बहुत ही सरल शब्दों के अंदर हेल्थ की सही डेफिनेशन। तो हेलो सर। सर बातें तो बहुत सारी है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले क्लिक कर गया कि बीमारियां वास्तव में ज़्यादा होने लग गई या हम डरने ज़्यादा लग गए? बात दोनों सही है, डरने भी ज़्यादा लग गए और बीमारियां भी ज़्यादा है। बीमारियां ज़्यादा हो गई इसलिए डरने भी लग गए। बीमारियां क्यों ज़्यादा हो गई, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, खान पीन, नेचर, एनवायरनमेंट, सब चीज़ें। तो सर जैसे होता है ना कि 30 के बाद यूँ लगता है कि भी कमजोरी आने लग गई, मतलब सुना भी है और देखा भी है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जेनेटिक मिलती है जो 30 के बाद ज़्यादा असर दिखती है, तो उनको कंट्रोल किया जा सके? जेनेटिक्स चीज़ों को कंट्रोल मुश्किल कर सकते हैं। हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डाइट को और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, इन चीज़ों को करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात 30 के बाद की, 30 के बाद इसलिए बॉडी वीक लगती है क्योंकि हम डाइट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर। जी सर, फैक्ट है। स्ट्रेस कर रहे हैं ज़्यादा, अपना रूटीन शेड्यूल इतना ख़राब है कि प्रॉपर 8 घंटे की नींद भी नहीं ले रहे, इसलिए 30 के बाद दिक्कतें ज़्यादा आती है। मैं खुद अबव 30 हूँ तो वो दिक्कतें आती है, पर ट्राई टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल चेंजेस, देन यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। जैसे फिजिशियन आप इस मैं फिजिशियन। तो सर ऐसा होता है ना कि फिजिशियन का नाम सुनते हैं तो कैसा लगता है कि सब कुछ ये कवर कर लेंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट को कब दिखाना चाहिए, कब फिजिशियन के पास आना चाहिए? फर्स्ट जो आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो फिजिशियन ही रहेगा। जी सर। फिजिशियन आपको ओवरऑल चेक कर लेगा, ओवरऑल सब चीज़ें वो चेक कर सकता है और वो करता है। उसके बाद वो आपको गाइड करेगा कि आपको इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आप खुद बैठकर मुश्किल है कि आपको बता पाओ कि आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग हेडेक के लिए फिजिशियन के पास नहीं आते, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। स्ट्रोक होता है जब आप फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो दोनों कंट्रास्टिंग पॉइंट है। तो आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट आप फिजिशियन रखें। फिजिशियन विल लेट यू नो एंड गाइड यू कि आपको कौन से डॉक्टर के पास आगे जाना चाहिए और क्या अप्रोच रहेगी आगे। सर ऐसा होता है ना कि हम जैसे मेरा सिर दुख रहा है, मैं मेरा एग्जांपल बता दूं, किसी का नाम लूँगी तो गलत हो जाएगा, कि मेरा सिर दुख रहा है या फिर जैसे मेरा हाथ दुख रहा है, मैं सोचती हूँ कि यार ये टेबलेट ले लेते हैं, फिर 2-4 दिन बाद निकल जाते हैं, फिर हमें वापस वो तबीयत खराब होती है, फिर हम आपके पास आते हुए 3 दिन में सही कर दो। फिर क्या करते हैं आप? देखो डेफिनेटली अलग अलग बीमारी अलग अलग कोच। अब कई नॉर्मल बीमारियाँ होती है कि यार हम नहीं सोए हैं, एक दिन हेडेक हो गया, ठीक है आप नींद प्रॉपर लो, कोई घर पे रेमेडी कर लिया आपने, वो ठीक हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं है। पर उसके साथ कई वार्निंग साइंस देखने होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा है, इतना ज़्यादा सिर दर्द पहले कभी हुआ ही नहीं है, हमने नींद भी सब ली थी, हम एब्यूजिंग में भी हैं, कोई नशा कर रहे हैं, तो हमें वो वार्निंग साइंस को देख के इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब मामूली सिर दर्द है आपका, मामूली मान लेते हैं, आपका सिर दर्द हुआ वंस हुआ है, तो वो ऐसे नहीं है कि आप सीधा डॉक्टर के पास भागोगे, वो मुश्किल है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। उसमें आपने सोचा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जो नहीं हुई है, और आपने पेन किलर ली और वो आपका ठीक हो गया, उसको आपको 15 दिन आप ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रेगुलर ठीक रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मान लो कि कोई ओबेस पेशेंट है, नशा करते हैं और सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नींद पूरी हुई नहीं हुई इसलिए दर्द हो रहा है, उनको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सर जैसे देसी नुस्खे होते हैं, जैसे हमारी दादी है, नानी है, इवन हमारी मम्मियाँ भी, जब पेट दुखता है अजवाइन ले लो, मेथी का दाना ले लो। सर इसमें क्या आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगे, क्या ये सही है? इसमें भी वही 2 चीज़ें रहेगी। अब वार्निंग साइन देखने हैं। अब वही पेशेंट अगर आप हो तो आप अगर ले लो तो ठीक है, अगर उससे दर्द ठीक हो रहा है, अजवाइन से आपने लिया, वंस पेन है ले लिया और ठीक हो गया,
तो वेल एंड गुड है। मैं उस चीज़ को ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, वही वार्निंग साइन, अगर पेशेंट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंट दर्द हो रहा है, आप ओबेज हैं, काफ़ी बीमारियाँ हैं, बीपी है, शुगर है, मोटापा है, उन चीज़ों में वार्निंग साइन दिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। वंस आप वेट कर रहे हो कि भी ठीक है मेरा अभी पेट स्टार्ट हुआ है, मैंने थोड़ा दवाई अजवाइन ले ली या घर के नुस्खे कर लिए, 2 घंटे ठीक लिया, पेट ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट कर लें उन चीज़ों में। सर एक ऐसा होता है ना कि ये लाइफ स्टाइल थोड़ा सा यूँ हो गया है कि हम लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रील स्क्रॉल करते करते किसी ने हमको यूँ कहा कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे फिट एंड फाइन, तो उनमें कितनी सच्चाई है? रील्स में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, पर कुछ सच्चाई उनमें मान के चल सकते हैं अपने कि जो ऑथेंटिक है, डॉक्टर बना रहे हैं, तो उसमें आप ये मान सकते हो कि उस रील्स में सच्चाई हो सकती है। पर हमेशा इस पॉडकास्ट का यही वो रखें कि वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करें। वार्निंग साइंस दिखे तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ना कोई गूगल है, ना कोई चैट जीपीटी है, ना कोई रील है। वार्निंग साइन को पहचानें। कोई आपको कोमोर्बिडिटी है, बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मोटापा है, उम्र ज़्यादा है, नशा करते हो, तो इन चीज़ों में ज़्यादा रील्स की ना देखें। इन चीज़ों में आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जी सर, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि जैसे अभी इन दिनों में बहुत सुन रही हूँ कि ना लक को पैरालिसिस अटैक आ गया, तो सर ये क्या ये रेगुलर जो जेनेटिक बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहती है उनके साथ ज़्यादा होती है चीज़? ऑब्वियसली सेम, जिसमें बीपी हाई रहेगा, शुगर हाई रहेगा, स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे, दारू ज़्यादा पिएंगे, उसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा। जेनेटिक्स डेफिनेटली मैटर करती है। जिनके जेनेटिक्स में फादर्स को, मदर को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर बीपी है, शुगर है, तो वो आप में आने की संभावना ज़्यादा है। तो उनमें अगर आप है तो आप प्रिकॉशनरी ध्यान रखें कि आप फिट रहें, रेगुलर वॉक करें, रेगुलर डाइट सही से लें, रेगुलर वाटर इनटेक ढंग से रखें। मतलब तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों से आप स्ट्रोक भी प्रिवेंट कर सकते हैं और अदर बीमारियां भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब जो जेनेटिक है उसका असर थोड़ा कम किया जा सकता है। डेफिनेटली जेनेटिक्स अगर आपको है तो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। जो चीज़ आपको 40 में आनी थी वो आप 70 तक खींच सकते हो अगर आप रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करो तो मेरे व्यूवर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसको जरूर फॉलो करें कि ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी के साथ ये दिक्कत थी तो मेरे साथ भी हुई, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्ट्रेस एक कॉमन सी चीज़ है। 5 साल का बच्चा भी बोलेगा बड़ा टेंशन है और 55 साल का भी बोलेगा बड़ा टेंशन है। तो इस जो टेंशन का रिलेशन क्या फिजिकल हेल्थ पे होता है? डेफिनेटली। जो आजकल स्ट्रेस तो सब बीमारियों का मेन कारण है। आप बीपी ले लो, शुगर ले लो, मोटापा ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, स्ट्रेस आज के टाइम पे नंबर 1 कारण है। इवन कार्डियक प्रॉब्लम भी, जो अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी है यानी कि डेथ है, कार्डियक कारण हो रही है। पर कार्डियक का जो मेन कारण है वो स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस को तो एकदम सीरियसली लेना चाहिए और स्ट्रेस को दूर करने के डिफरेंट उपाय होते हैं, उनको फॉलो करो। सिंपल सी चीज़ें हैं, वॉक करो, अच्छी डाइट लो, खुलकर बात करो। मोबाइल है उसका यूज़ कम करो, जो आसपास बैठे हैं उनसे बात करो। कोई भी 1 से 2 पर्सन आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए आपके पास में जिससे आप खुल के सारी बात कर सको, A, Y, Z सब कुछ। तो ऐसा बंदा होना चाहिए, तब आपको स्ट्रेस बस्टर होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझे दी। इसके साथ मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे गर्मी है अभी तो जुकाम हो जाती है, सर्दियों में भी जुकाम हो जाती है, तो सर ये दोनों ऐसे फील तो शायद मेरे पास शब्द नहीं हो बता सकती हूँ। गर्मी की जुकाम इरिटेट करती है, सर्दी में चलो बाम लगा के सो तो जाए। तो सर आप बताइए कि क्या गर्म खाने से ये ठीक हो जाएगी? गर्मियों में आप गर्म नहीं खा पाओगे। यही बस, गर्मियों में आप गर्म नहीं खा पाओगे। गर्मियों में आपको नॉर्मल खाना है, ठंडा नहीं खाना है। गर्मियों में आपका मन करेगा आइसक्रीम खाने का। जी सर बिल्कुल। वो करेगा तो आपका जो अगर जुकाम है, खांसी है, वो बढ़ेगी। तो आपको ठंडा कम करना है, गर्म नहीं खाना है। गर्म आप नहीं खा पाओगे। साथ में आप मास्क यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही ध्यान रखा जा सकता है। आप डायरेक्ट एसी के सामने बैठे हो वो ना बैठें, साइड में बैठें। एसी का टेम्परेचर अगर आपको 26 सुहा रहा है तो 28 रखें। इतना ही आप परहेज कर सकते हैं, बाकी मेडिकेशन है और कुछ इससे ज़्यादा गर्मियों में नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन यही होता है कि सर्दी की जुकाम और गर्मी की जुकाम होती तो अलग है, होती अलग है, कारण भी अलग है, पर रेमेडी कुल मिला के सेम ही है। बस सर्दियों में अपने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आप गर्म चीज़ें खा पाएंगे। गर्मियों में आप नहीं खा पाओगे। गर्मियों में आपको कम ठंडी चीज़ें खानी हैं और रेगुलर मास्क यूज़ करो, एसी कूलर पंखे से थोड़ा दूर बैठो, बस इतना ही ध्यान रख पाएंगे।
तो सर ये जो आपने हमें प्रिवेंशन बताया ना, तो एक क्वेश्चन और क्लिक होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें रेगुलर हम रूटीन में जो हम ना इग्नोर करे जाते हैं कि ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे मुझे पता है कि अगर फ़ोन झुक के चलाऊंगी तो गलत है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हम जैसे? सोचते हैं कि यार रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या ही हो क्या जाएगा, हो जाएगा? रेगुलर बाहर का खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभार ही तो खा रहे हैं, हफ्ते में 3 बार ही तो खा रहे हैं। वो चीज़ें कभी कभार करते करते वो रेगुलर स्टार्ट हो जाती है और उन चीज़ों का बहुत सीवियर इफेक्ट है। स्मोकिंग स्टार्ट होती है हफ्ते में 1 पफ से और वो रेगुलर पे, और फिर कितनी अनकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ नहीं कह सकते। तो एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहें और खुद पे डिसिप्लिन रहें तो ही वो बच सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी, कोई भी चीज़ ले लो आप, अगर 1 डे से स्टार्ट करोगे एडिक्टिव होगा तो फिर वो बढ़ता जाएगा। विल पावर अपना इतना स्ट्रॉन्ग रहे या तो उसको कंट्रोल करो। स्ट्रॉन्ग रहे वरना दूर रहे उनसे, है ना। जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एडिक्टिव चीज़ें का नाम एडिक्टिव इसीलिए है क्योंकि आप कितना भी डिसिप्लिन रह लो वो आपको एडिक्शन में ले ही आएगा। तो उनसे दूर रहें। आजकल इंस्टाग्राम और मोबाइल इतना एडिक्टिव हो गया है तो उनको कोशिश करें कि धीरे धीरे करके कम करते चलें ताकि फ्यूचर जनरेशन में खास करके ना आए, तो ही उससे बच पाएंगे, वरना मोबाइल्स के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं अनकाउंटेबल। सर जो आपकी जर्नी रही डॉक्टर वाली, इसके अंदर कोई ऐसा केस है जो बिल्कुल टची है आपके? मेरे केस में जनरल फिजिशियन हूँ तो मेरे को टची वो केसेस हो जाते हैं जो यंग पेशेंट है, खास करके यंग पेशेंट में घर बैठे कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं उनको, कोई किसी को ब्लड कैंसर डायग्नोस्ड हो गया। एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसको बोन का कैंसर था, वो मेरे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आई थी। तो दैट वाज रियली टची कि बच्ची है, वो 15-17 साल की बच्ची है, कुछ नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेरेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है और उसको बोन कैंसर डायग्नोस्ड हो गया और अब वो खून ट्रांसफ्यूज करवा रही है रेगुलर। तो ये केसेस मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। बाकी अब मेरे पास एक पेशेंट है, वो एकदम स्टेबल थी 10 दिन पहले, अब वो फीवर हो गई, उसको दिमाग में फीवर हो रखा है, अब वो इतनी सिक है कुछ नहीं कर सकते। तो सर ऐसे में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं कि आप हमें तो बता दिए कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अच्छा खाएं, फिर आप खुद क्या करते हैं? कुछ फिर ये इनका ऑप्शन यही है कि भी मैं रेगुलर वॉक पे जाता हूँ, मैं अपने रेगुलर इंजॉय भी करता हूँ, रेगुलर वॉक जाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। जो मुझे स्ट्रेस से दूर रखता है, मुझे म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो डेली एक काम जरूर करता हूँ। उसी चीज़ों से आप अपना स्ट्रेस बस्ट कर सकते हो। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते रहते हैं तो फिर मैं खुद स्ट्रेस में हो जाऊँगा। हाँ, क्योंकि सर मेरे को तो यूँ लग रहा है कि आप इतने पॉजिटिव तरीके से आंसर कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि सर तो बड़े कूल रहते होंगे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है पर उन चीज़ों का यही ऑप्शन है कि जो आपको अच्छा लगे, अच्छा इन सेंस गुड सेंस कि आपको अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लग रहा है, कुकिंग करना अच्छा लग रहा है, तो आप वो रेगुलर डेली बेसिस पे करें। थोड़ी देर करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, पर रेगुलर करें। डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जो आपको अच्छा लगता है, तभी अपने पॉजिटिव रहेंगे। उसी चीज़ के कारण अपने डेली कल के लिए मोटिवेट होंगे। आज मैंने अच्छा सुन लिया, हाँ मेरे को कल अच्छा सुनना है तो मेरा अच्छा दिन निकल जाएगा। इस हिसाब से अपने कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट होना चाहिए डेफिनेटली। सर मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो उस बुक में किसी बुक में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा था कि आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप किसी बीमारी के सिम्टम्स अपने आप में ढूंढने लग जाते हैं तो वास्तव में वो आपको हो जाती है। डेफिनेटली ये भी सही एकदम बात है। अब जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, उसमें यही चीज़ें हैं। उनको ऐसे लगता है कि यार मेरे को ये रोग हो गया, मेरे ये रोग होगा, मेरे ये रोग है। वो 100 and 1000 इन्वेस्टिगेशन करवाते रहते हैं और कुछ नहीं निकलता। फिर उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन खाते हैं तब वो जाके ठीक होते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको छोड़ दो कि नहीं यार डॉक्टर ने तो ऐसे ही बोल दिया मेरे को तो प्रॉब्लम है। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो 5 जांचें और करवाते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, 5 और करवाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें ये बीमारी है। एक डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, आप सब कुछ आपको हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जैसे वो उन्होंने बताया है वैसे आप उनको फॉलो करें। स्ट्रेस बस्टर के जो मैंने रेमेडी बताई उनको फॉलो करें तो काफ़ी हद तक आप उससे ओवरकम हो सकते हो। सर ये हार्ट फेलियर के बहुत सारे केस हमने देखे, तो नॉर्मली होता है कि सीने में दर्द हुआ है तो शायद एसिडिटी का दर्द हो, तो क्या ऐसा संभव है कि हम खुद के स्तर पे समझ पाएँ कि नहीं ये हार्ट फेल का दर्द है या फिर इसका एसिडिटी का? तो चेस्ट पेन इतना एटिपिकल हो चुका है कि उसको खुद के स्तर पर समझना मुश्किल है। जी सर। तो उसको अगर आपको दर्द हो रहा है और कुछ अच्छे खासा दर्द है, अच्छी खासी देर के लिए है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना चेकअप करवाएं। इवन मेरे पास ऐसे केस आए हैं, लोग 10-10 दिन बाद आए हैं और गांव में मान लो कि लोकल लेवल पे उन्होंने ECG करवा ली, वो ECG भी नॉर्मल,
उसके बाद 10 दिन बाद आए हैं, फिर हमने उसकी इको करी, उसके बाद हमें पता चला कि वो 10 दिन से वो हार्ट अटैक लेके घूम रहा है। मतलब 10 दिन में उनको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ईसीजी करवाई उन्होंने, ईसीजी ली, नॉर्मल पेन खाते रहे। अब जो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है नॉर्मल होती है 60%, मान लो 60% होनी चाहिए थी, अब वो उनकी 35% आ चुकी है। रूटीन वर्क तो वो कर रहे थे हाँ, पर उनकी 35% आ चुकी है। तो अगर वो उसी टाइम पे कंसल्ट कर लेते, दिखा लेते, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो भी नीड थी वो हो जाती, तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि 35% रह गया वो 60 पे मेंटेन हो सकता था। तो सर मुझे एक बात और बताइए कि मैंने तो यूँ सुना है कि हार्ट फेलियर का जो दर्द होता है बड़ा खतरनाक होता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आपको नॉर्मल एपिगेस्ट्रम पेन, यहाँ पेन होगा नॉर्मल, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ दर्द गैस का पेन है, मैंने कुछ खा लिया हुआ उसके कारण दर्द है, और कोई सिम्टम नहीं है उस पेशेंट को, ना कोई स्वेटिंग है ना कुछ है। इवन आप लोकल लेवल पे ईसीजी करवाई वो भी नॉर्मल उनकी, फिर भी उनके सिम्टम वाइज हमने चेक किया, तो हमने इको करी और सब कुछ देखा, तब हमें पता चला कि ये तो हार्ट अटैक है। तो आजकल कुछ भी चीज़ का कोई लेवल नहीं है, सब कुछ चीज़ें एटिपिकल हैं। तो आप बेटर यही है कि अगर आपको दर्द ज़्यादा देर से है तो आप उसको इग्नोर ना करें और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। सर एक बात और आती है ना कि जैसे किसी को ओपन हार्ट सर्जरी होती है, स्टेंट डल जाते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि अब इसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्या ये सच है या मिथ है? नहीं, मिथ है बिल्कुल। उसको आ सकता है ना, वो स्टेंट डला है, वो ब्लॉक होता है, उसको दोबारा ओपन करना पड़ सकता है। तीन मेन होती है आर्टरी, एक ब्लॉक हुआ है तो दूसरे तीसरा ब्लॉक हो सकता है, जहाँ से बाईपास हुआ है वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये सब मिथ है कि दोबारा कुछ नहीं होगा, दोबारा सब कुछ हो सकता है। वैसे काफ़ी लोगों को हमने सुनते हैं बोलते हैं कि अब तो मैंने बाईपास सर्जरी करा ली, अब मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनको रीब्लॉक होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, संभावना कम है, पर हो सकता है सब कुछ। सर जैसे मैं एक फिजिशियन से बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि चोट लग जाती थी हमें, हम जब छोटे थे तो इतनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा ही मानना है, और है भी नहीं। तो जब उनको चोट लग जाती तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो सर इसमें कब लगवाना चाहिए, मेजर कंडीशन कौन सी है, कब नहीं लगवाना चाहिए? देखो, सबसे पहले 5 साल से अगर नीचे बच्चे हैं तो उनको टीटी की वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल वैक्सीनेशन अगर कंप्लीट हुआ है तो उसमें टीटी की डोज कंप्लीट होती है। तो 5 साल से नीचे के बच्चे को रिपीट वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है टीटी के। 5 साल से ऊपर होता है, किसी को चोट लगती है, कोई मिट्टी से चोट लग रही है, कोई आयरन से चोट लग रही है, तो आपको टीटी का डोज जरूर लगवाना है। वो डोज 6 महीने के अंदर वापस रिपीट करवा सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद आपको चोट लगी है तो 6 महीने के अंदर चोट लगती है तो टीटी की डोज वापस रिपीट नहीं करवानी है। जी सर। ये टीटी की डोज की है। बाकी अडल्ट वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है, डीपीटी का बूस्टर होता है जो हर 10 साल में लगता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन उसको ज़रूरी है जो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, तो उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कोई एज्ड पेशेंट है, कोमोरबिड पेशेंट है, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, 60 साल से ऊपर है, तो उनको हम निमोनिया और इन्फ्लुएंजा और कोविड वैक्सीनेशन, ये 3 वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, जो कि उनको एनुअली लेना होता है। और लेने से उनको काफ़ी बीमारियों से, वो आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सर अभी जैसे आपने कोरोना वैक्सीन की बात की, अब जैसे चलिए हम तो फील्ड में रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम लोग यूँ मानते हैं कि कोरोना गया ख़त्म, तो क्या अभी भी लोगों को ज़रूरत है कोरोना वैक्सीन की? कोरोना वैक्सीन की अभी कम लग रही है, पर वो ज़रूरत है, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो रहा, चेक नहीं हो रहा, तो हिडन निकल जाता है। तो वो इतना सीवियर नहीं है। सीवियर इसीलिए नहीं है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, 80% ने वैक्सीनेशन ले लिया मान लो, तो 100% लोग कवर हो जाते हैं। इसलिए कुछ जो लोग में होता है वो माइल्ड हो रहा है, अनडायग्नोस्ड हो जाता है। तो जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली है या जो एज्ड हो जाते हैं उसमें वैक्सीनेशन की बूस्टर लग रही है तो वो लगवानी चाहिए। ये भी एक अच्छा जनरल नॉलेज की बात है। पर एक और है कि लोगों में काफ़ी वो भी है, कोविड वैक्सीनेशन के लेके तो बहुत ज़्यादा है कि हमारे उसके कारण कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने लग गया। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हर पेशेंट की, हमारे तो पहले एकदम सीखते कोविड वैक्सीनेशन के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, हार्ट की प्रॉब्लम आने लग गई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब ट्रायल टेस्टेड होता है, उसके कारण नहीं है। पर हम कोविड के बाद इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि हमारी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा डायग्नोस्ड हो रही हैं। पहले लोग लेके बैठे रहते थे, कुछ डायग्नोज नहीं, सीधा कोलैप्स। अब लोग डायग्नोज थोड़ा सा दर्द होते ही दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है, अवेयर हैं, तो इसलिए वो डायग्नोज ज़्यादा हो रही है, ना कि कोविड वैक्सीनेशन के कारण। पहले हार्ट फेलियर के पेशेंट बहुत कम होते थे। जी सर। क्योंकि जो इसको थोड़ा सा भी हार्ट अटैक आया वो
एक्सपायर हो जाता था। पर अब फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट बच जाते हैं, तो फिर उनको हार्ट फेलियर हो जाता है, जैसे कि जो कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने को बोलते हैं। तो इसलिए फैसिलिटी अच्छी होने के कारण ज़्यादा डायग्नोस्ड हो रहा है, ज़्यादा पेशेंट बच रहे हैं, इसीलिए बीमारियां भी आप एक नंबर से काउंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो कह सकते हैं। हाँ, तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि बीमारियां ज़्यादा हो गई या हम ज़्यादा जागरूक हो हाँ। गए, डरने लग गए। तो सर एक क्वेश्चन और आता है मेरे, जब अपन इसकी बात कर रहे हैं हार्ट अटैक्स की, क्या सर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हार्ट फेल हो सकता है? उनको हार्ट अटैक हो रहा है, इवन पेपर में इवन हो रहा है। वो उनमें मोस्ट कॉमन कारण स्ट्रेस है। सर 10 साल का बच्चे क्या स्ट्रेस लेगा? 10 साल का नहीं, 20 साल का बच्चा भी। और उनको सबसे ज़्यादा 20 साल के बच्चे तो मैंने खुद ने देखे हैं कि जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है और वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण स्ट्रेस ही मान के चलो 20 साल के बच्चों में। तो 10 साल का बच्चा मेरे सामने नहीं आया है, पर अगर उनमें होता है तो फिर उनके कोच को इवेल्युएट किया जाए कि जेनेटिक्स देखा जाए और घर में क्या हालचाल है, मोटापा कितना है, वो सब चीज़ें देख के पता चले। पर 20 साल का बच्चा मैंने देखा है और उसमें और कोई कारण नहीं था, सिर्फ स्ट्रेस के अलावा। अभी एक टाइम पे मैंने ये देखा है कि आज के टाइम पे होड़ ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत मैं दिखूँ, मेरे बाल नहीं है तो मैं इस इंजेक्शन से बाल ले आऊँ, या उससे ज़्यादा गोरा दिखूँ। तो ये क्या ठीक है? और ठीक नहीं है तो अपने आप को कैसे समझाएं? देखो ये चीज़ें बिल्कुल, मैं तो इनके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो नेचुरल चीज़ों के फेवर में रहता हूँ। आप नेचुरल अच्छी डाइट लें, एग खाएं, फ्रूट्स खाएं, मिल्क लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कम रखें, तो आप अपने आप अच्छे दिखेंगे। अगर आपका रंग काला है या कहते हैं सांवला है, तो भी आप, अगर आप फिट है ना, यू कैन बीट एनीवन, यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो कोई ग्लूटाथियन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई बोटॉक्स इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द नेचर, नेचुरल चीज़ें खाएं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। इवन यू कैन बीट एनीवन। सर वो होता है ना कि रोल मॉडल हम ऐसे बंदों को बना लेते हैं जिनको हम रियल में कभी देखा है नहीं, स्क्रीन पे तो सभी सुंदर दिखते हैं लिटरली। अब आप कोई किसी मूवी देख रहे हो, वो इतना फिट दिख रहा है, पूछो ही मत, और उसी का उस दिन का इंटरव्यू देख लो, वो इतना वो ऐसे दिखता है कि यार कि क्या है ये। तो वो तो सब फेक है, इंस्टा फेक है, मूवीज़ फेक हैं, सब कुछ फेक है वो चीज़ें। वो तो आप उनसे कंपेयर ना करें, आप अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते रहें तो आप अच्छे लगेंगे। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। तो अभी हमें मेजरली बच्चे भी देख रहे होंगे जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो सर वो अभी प्रेशर में भी है थोड़ा सा। और जैसे मेरे पास में एक पीजी है, वहाँ के बच्चों को 2-3 को जुकाम लग रहा है क्योंकि वो रात भर पढ़ते ठंडा पानी पी लेते हैं। तो सर उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको क्लियर कट यही मैसेज है बच्चों को। मेरे पास बच्चे आते हैं दिखाने के लिए, 17 साल के 18 साल की बच्चियाँ होती हैं, वो रात को नींद नहीं लेते, नींद आती नहीं है, लेते नहीं हैं, और उनको हेडेक हो रहा है। वो और ऐसे है कि 30 दिन से 2 महीनों से खा रहे हैं मेडिकेशन, और CT MRI सब कुछ करवा लिया, और कुछ नहीं है उनको यही है कि वो टेंशन ले रहे हैं, और उनकी टेंशन से ज़्यादा घर वालों का प्रेशर होता है। सर ये भी तो मैं उनको तो ये बोलना ही चाहूँगा कि टेंशन ना लें, जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं तो इससे बेटर और बहुत कुछ है। होगा तो बेस्ट है, नहीं होगा तो और बेस्ट है। पर पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को ये कहें कि आप अपनी 100% कोशिश करें, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, नहीं आएगा हम आपके साथ हैं, आएगा हम आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक राह बंद हो जाती है, दूसरी खुलती है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नीट जेई नहीं हुआ तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नीट जेई में तो वैसे इतना कंपटीशन है, इतने सारे डॉक्टर्स उसके हैं, इतने सारे इंजीनियर उसके हैं, तो उसके अलावा तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये नहीं तो दूसरा होगा। पर आप अपनी 100% नहीं 200% कोशिश करें और अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहें, रेगुलर अच्छी डाइट लें। आप डाइट अच्छी लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप नीट में प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। मेरे को नीट में प्रिपेयर करने में कोटा गया था, मैंने वहाँ मुझे मलेरिया हो गया, मुझे कम से कम 10 से 15 दिन लगे रिकवर करने में। मैंने ओवरकम किया, पर वो मलेरिया अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान रखता कि फुल कवर करके रखता, अच्छे से नेट वेट यूज़ करता, मॉस्किटो से बचाव रखता, साफ़ सफाई का ध्यान रखते तो और बेटर हो पाता, तो वो मेरे 10 से 15 दिन ख़राब नहीं होते। तो आप सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ही अच्छे आगे इम्प्रूव कर पाएंगे और आगे बढ़ भी पाएंगे, एजुकेशन में भी और सब चीज़ों में भी। तो ये तो सर ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। तो उन बच्चों से और जो उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों में पॉजिटिविटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच सर। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।